जो उन्हें लीड कर रहा है सुसाइड्स डिप्रेशन, जो उन्हें उस जगह लेके जा रहा है। एक दूसरे के बिहेवियर के साथ अलाइनमेंट नहीं बिल्ड होता। बस वो उससे जूझ रहे हैं, वो उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। चीयर्स टू इट एंड थम्स अप टू थैंक इट। यू, थैंक यू। आपने जो चीज़ बताई है ये मैंने बॉलीवुड मूवीज में ही देखा कि इतना लंबा किसी के साथ चला एंड देन वी गॉट मैरिड। नहीं, शायद मैं हर चीज में दो चीज बताता हूँ। नहीं सर, बढ़िया ऑल्टरनेट सॉल्यूशन रहता है ना। सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, काफी समय बाद ये वाला हमारा पॉडकास्ट आ रहा है। ड्यू टू सम रीजंस हम लोगों ने 1 मंथ का ब्रेक लिया था, लेकिन उसका रीजन मैं आपको एट द एंड क्लियर कर दूंगा। एंड ट्रस्ट में, ये वाला पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस मॉडर्न सोसाइटी में ना चीजें बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो चुकी हैं। इफ यू टॉक अबाउट अ फैमिली, चाहे पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच का गैप हो या पार्टनर्स के बीच की बातें हो, हर जगह गैप आ चुका है या कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस चल रहा है, जिस कारण चीजें इम्बैलेंस हो रखी हैं। सो आज उन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे पॉडकास्ट में हमें एक ऐसे गेस्ट ने ज्वाइन करा है जो इन सबके कोच हैं और एक्सपर्ट हैं। सो लेट्स वेलकम विकास सर ऑन अ पॉडकास्ट। वेलकम सर। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। आई एम रियली ग्लैड यार। अभी आप लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, नया नया शुरू कर रहे हैं, इतने कम टाइम में, इतने कम एज में। इट्स गुड। नो, थैंक टू यू। ग्लैड टू बी ऑन योर शो। नो सर, ये हमारा ऑनर है। मुझे ना, जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, सबसे पहले 3 चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, तो मुझे वो अपनी ऑडियंस के लिए पूछनी थी। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो आपके पास सबसे ज़्यादा आती हैं? आप उन्हें हाईलाइट कीजिए कि 2-3 रीजंस ऐसे हैं जो कॉमन है, जिससे पब्लिक सफ़र कर रही है, जो उन्हें लीड कर रहा है सुसाइड्स डिप्रेशन, जो उन्हें उस जगह लेके जा रहा है। तो उन प्रॉब्लम्स को आप एक बार बताइए। मुझे तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है रिलेशनशिप में बिहेवियरल इश्यूज। ओके। लोगों को एक दूसरे के बिहेवियर के साथ अलाइनमेंट नहीं बिल्ड होता, ठीक है है। ना। लोग अच्छे हैं, सब अपनी जगह ठीक है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, पर क्लैशेस हैं बिहेवियर की वजह से। ओके। एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इसकी वजह से चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, और जी। ये कई बार इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि लगता है कि यार ये रिलेशनशिप वर्क करेगा भी कि नहीं। पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जी। ठीक है, कि एक व्यक्ति लॉयल है और दूसरा जो है वो कमिटेड नहीं है। ठीक वो उसका फोकस कहीं और है, उसका ध्यान कहीं और है, और है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके। और इसकी वजह से बहुत बड़े स्केल पर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है। ओके। तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है वो लोग जो इमोशनली थोड़े वीक है, ओके। जो अपने सेंटिमेंट्स को नहीं संभाल पाते, जो अपनी सिचुएशन को नहीं संभाल पाते, जी। जो अपने लाइफ के चैलेंजेस या थोड़ा सा अप एंड डाउन जो है उसको हैंडल नहीं कर पाते, जो नेगेटिविटीज को टैकल नहीं कर पाते। जी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनकी तरफ आई और बस वो उससे जूझ रहे हैं, वो उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, वो थॉट को ओवरकम नहीं कर पा रहे, ठीक से सो नहीं पा रहे, जी। नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। और ये एक मेजर रीज़न है कि वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज उनके अंदर डेवलप होना शुरू होती है। हाँ जी। और इमोशनली वीक होना एक इतनी मेजर प्रॉब्लम है कि कई बार उस इंसान को नहीं लगेगा कि मेरी वजह से चीज़ें खराब हो रही है, पर उसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही है। ठीक है। हर छोटी चीज़ भी उसको थोड़ा सा बड़ा लगेगा कि जी। शायद ये ज़्यादा बुरा मेरे साथ हो गया, या वो उसको नहीं टैकल कर पा रहा, नहीं उसको समझ पा रहा। बिल्कुल। तो इमोशनली वीक होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से सिर्फ रिलेशनशिप खराब नहीं होते, लोग प्रोफेशनली भी अपने लाइफ में वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ वो जाना चाहते हैं। लोग अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर पाते क्योंकि उनसे फेलियर टैकल नहीं होता है, उनके अंदर पीपल स्किल नहीं है, नेगोशिएशन स्किल नहीं है, सोशल स्किल नहीं है। इस वजह से अच्छा टीम बिल्ड नहीं कर पाते, लोगों के साथ टर्म्स नहीं बिल्ड कर पाते, ज़रा ज़रा सी बात पर बुरा मान जाते हैं, जी। बहुत जल्दी से उस चीज़ के बाहर नहीं आ पाते, बिल्कुल। पॉजिटिव इमोशंस को कम एक्सपीरियंस करते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में जल्दी चले जाते हैं, नेगेटिव ठीक है। इमोशंस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, गिल्ट, ग्रीफ, एंगर, इन सारी चीज़ों को वो ज़्यादा बहुत महसूस ज़्यादा। करते हैं। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बिखरी पड़ी है। ठीक है। लेकिन इन सबका जो सॉल्यूशन है, वो जो मैंने एक चीज़ समझी कि इन सबका सॉल्यूशन है सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग, कि आप सामने वाले बंदे को कितना समझ पा रहे हो। लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ आ जाती है कि लाइक कपल है, उसके अंदर मेल की कोई इनसिक्योरिटी है कि यार तू उनके साथ क्यों ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है? वो तुम्हें क्यों ऑफ़िस ड्रॉप कर रहे हैं? उनके क्यों रात में 12 बजे मैसेज आ रहे हैं? वो इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं मेल को डिस्टर्ब करती है और कहीं न कहीं वो फीमेल समझ नहीं पाती। इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसका क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है? अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम के पीछे ना 2 कारण हैं। एक तो लोगों में रिलेशनशिप को लेकर
वो सबमिशन नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, ओके, है ना। उतना पेशेंस नहीं रहा लोगों में। ठीक है। अब लोग छोटी सी प्रॉब्लम को स्ट्रेच करना चाहते हैं, उस पर खूब बात करना चाहते हैं। ओके, लोग जितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, जी, उनका ईगो भी बढ़ते जा रहा है। हाँ तो अब जी, उनके अंदर सहनशीलता नहीं है। ठीक है। सहनशीलता नहीं होना रिलेशनशिप के लिए उसको खराब करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी टेंशन है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के दो रीजन हो गए। पहला, कि लोगों के अंदर अब वो पेशेंस या उतना वो चीज़, संयम नहीं है जी, उन चीजों को संभालने का। दूसरा, एजुकेशन नहीं है। हाँ, ठीक है, अवेयरनेस पहले प्रोग्राम्स, पहले ऐसा होता था कि एक इंसान कहीं रह रहा है, जी, तो वो इंसान के साथ अगर मुझे रहना है और वो इंसान दब के रह रहा है, उसको जैसा बता दो वैसा रह रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल, तो एजुकेशन का काम ही क्या है, आप जैसा चाहोगे वैसा रह लेंगे। बट अभी वो आपके बराबर आकर खड़ा हो गया है। हाँ जी, तो अब आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उसकी नीड्स को समझना पड़ेगा, उसको क्या चाहिए, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी साइकोलॉजी को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब आप उसको नहीं समझ रहे हैं। और अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि फीमेल्स ज़्यादा बोलना पसंद करती है, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा शेयर करना पसंद करती है। ओके, उनका जो कोप अप मैकेनिज्म है वो ये है कि अपनी बातों को शेयर करके वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करती हैं, ओके, ताकि वो उस एंग्जाइटी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को बाहर उसे ले आए। बाहर ले आ जाए, मेल्स ऐसा नहीं करते। वो थोड़ा सा कम बोलना पसंद करते हैं, वो जी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, वो सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, वो उसके पीछे भागते रहते हैं, वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जी, अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी कि उसे लूजर कहलवाना पसंद नहीं है। हाँ, उसे ये कहना पसंद नहीं है कि मुझसे ये काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, या मैं इस चीज को नहीं कर पाया। तो वो सोचता है अच्छा, कि इसके पहले कि वो लेबल मुझ पे लग जाए, या जी, मैं कहीं जाकर एडमिट करूं कि मुझसे नहीं हुआ, जी, मैं किसी तरह इसको ठीक कर लूं पहले, ठीक, फिर सबको बता दूंगा कि ऐसे फकअप्स हो गए थे जी, और मैंने इसको ऐसे टैकल ऐसे किया। डायरेक्ट, तो ये साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस है मेल फीमेल में, ठीक है, है ना। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आएगी, इसमें एजुकेशन काम आएगा, कि आपको ओके, पता होना चाहिए कि फीमेल ऐसी होती है ओके। ना, मेल ऐसा ही होता है। सो दीज आर द अवेयरनेस प्रोग्राम्स या एजुकेशन जो दोनों को लेनी चाहिए, हाँ, जिसके बिहाफ पे चीजें बैलेंस होकर चल हाँ, पाएंगी, एक तो हमको एजुकेट होना पड़ेगा ऑपोजिट सेक्स को लेकर, ठीक है, पहला। दूसरा, हमको जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, उनको लेकर हमें हमारे अंदर थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ओके, थोड़ी सी सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा इनकन्वीनियंस, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़े सेक्रीफाइसेस, इन सारी चीजों को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे बताइए, एक कमरे में दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग कब तक रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा, तभी तक जब तक उनके बीच झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल, दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग अगर आपस में झगड़ रहे हैं तो वो क्यों रहेंगे वहां? हाँ, उन्हें सेपरेट होना पड़ेगा, गेटिंग इट? और रिलेशनशिप दो सेल्फ डिपेंडेंट लोगों के बीच में नहीं चल सकता, वो दो इंटरडिपेंडेंट लोगों के बीच में चल सकता है। परस्पर एक्चुअली, निर्भरता, बिल्कुल, ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं अपनी वाइफ पर ही डिपेंड हूँ, ओके, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मेरी वाइफ मुझ पर ही डिपेंड है। ओके, अब हम हमारी डिपेंडेंसी अगर एक दूसरे पर थोड़ी है, जी, तो हम उस रूम में झगड़ भी लेंगे फिर भी हम वहीं रहेंगे, फिर भी वहीं क्योंकि हम रहेंगे, जानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे, हमारा काम नहीं चल सकता, हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। तो इंटरडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म होते जा रहा है। सेल्फ डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ओवर सेल किया जा रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है, अब अगर इसी तरह की अपब्रिंगिंग है, इसी तरह की एजुकेशन हम ले रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हम क्यों झेलेंगे किसी को, हम क्यों बर्दाश्त करें किसी को, हम क्यों किसी के साथ किसी की प्रॉब्लम्स को इतना अपने ऊपर लेंगे, हाँ जी, हम क्यों हर बार कॉम्प्रोमाइज करें, ये सारे वैल्यू सिस्टम्स हमारे दिमाग में है, तो फिर रिश्ते नहीं चलेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप के डायनामिक्स पहले भी वही थे, आज भी वही रहेंगे। अगर वो है तो चलेंगे, नहीं है तो नहीं चलेंगे। नहीं आप चलेगा, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाइए, आप ओके, कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, उससे कोई जी, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छे अच्छे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। और दूसरा, हमको एजुकेट होना पड़ेगा, नहीं, ये चीजें। अच्छे रिश्ते वाली जो बात थी, इससे मुझे चीज रिमाइंड आई। अभी इंटरनेट पे ना बहुत ज्यादा अंबानी की वेडिंग वायरल हो रखी है, उसके ऊपर मीम्स बहुत ज्यादा बनते हैं कि इस समय जो उनका बॉडी शेप है, उसके कंपैरिजन में राधिका मर्चेंट उनसे क्यों अभी तक इतनी बॉन्डेड है। पब्लिक, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पैसे की वजह से बॉन्डेड है, कुछ लोग कहते हैं ये एक बिजनेस मूवमेंट है कि दोनों एक साथ मिलके और थोड़ा एम्पावर करना चाहते हैं। आपका इस पे क्या है कि वो लोग अभी से क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो फ्रॉम द बिगनिंग, कि जब वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? इसमें मेरे थॉट्स की जरूरत नहीं है, इसमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि ओके, इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में, ठीक है, है ना। और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बिलियनर की बेटी है, ठीक, अच्छा, वो किसी रास्ते चलते इंसान की बेटी नहीं है। ठीक ओके, है, मिस्टर मर्चेंट जो है वो बहुत बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, और वो बहुत बड़ा एम्पायर है उनका, पहली बात। ये चीज कोई मेंशन ही नहीं करता। नहीं करते लोग, है ना। राधिका मर्चेंट
अपने आप में बिलियनियर है, सेल्फ पहली बात। स्टेबलाइज्ड वो लोग हैं हाँ, वो ऑलरेडी। तो बहुत बहुत रिच है। दूसरा कि वो बचपन से साथ में है, साथ में पढ़े लिखे हैं, बहुत पहले से कनेक्टेड है। ओके। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि उनने 2 साल पहले 4 साल पहले बस पैसा देख लिया और उसको अपने चक्कर में फंसा लिया और किसी तरह उसको शादी कर ली, ऐसा तो है नहीं। ओके। तो ये थोड़ा सा टफ है। और आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखते इस दुनिया में जहां पर पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया? क्या रिच लोगों के डिवोर्स नहीं हो रहे क्या? वो तो तो फिर रिश्ते अगर पैसा देख के हो रहे हैं तो फिर डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? ये पॉइंट बहुत मेजर है। हाँ, मतलब ये, देखिए, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि सर, रिलेशनशिप में क्या जरूरी होता है? तो मैंने कहा कि आपको जब किसी से प्यार होता है, जी। ठीक है, तो प्यार होता है ये देखकर कि आप में और उसमें क्या कॉमन ओके। है ना? ठीक है। क्या ऐसी बातें हैं जो हम दोनों की मिलती जुलती, जिसकी वजह से हमको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता जी। है ना? 10 में से 6 ऐसी चीजें हैं जो हमको बहुत पसंद है एक दूसरे की, ओके। उसकी वजह से हम लोग प्यार में पड़े और साथ में आए और जी। हमको मजा आ रहा है। एक टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद, अब हमको वो 4 चीजें नजर आ रही है जो नहीं मिलती। ठीक है। अब हमारा फोकस कॉमन इंटरेस्ट से कॉमन हटके इंटरेस्ट। डिफरेंसेस पर है। ओके। अब हम लड़ने लग गए, अब हमारे बीच में इश्यूज हैं। इश्यूज आ रहे तो दो लोग जब कनेक्ट होते हैं ना, हैं। जी। तो वो कुछ वजहों से होते हैं और वो जो डिफरेंसेस है उसको ओवरलुक कर देते हैं। और एक टाइम के बाद वो डिफरेंसेस ऊपर उठकर आ जाते हैं और रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन। तो आप मुझे बताइए कि ये टाइम पर जितने भी लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जी। कोई पैसे को देख के आ रहा है, किसी भी तरह की चीजों को देख कर आ रहा है, पर एक टाइम के बाद कोई किसी को क्यों झेलेगा अगर वहाँ डिफरेंसेस बहुत हाँ। ज्यादा है? यानी कि डिफरेंसेस होना इतना बड़ा डिजास्टर है कि दुनिया के आधे रिश्ते हिले पड़े हैं। जी। तो सिर्फ पैसों से चीजें हो जाती है, किसी के अच्छे दिखने से चीजें हो जाती, वो। ये सब चीजें काफी नहीं। वैल्यू सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डीपली रूटेड कुछ आइडियाज हैं जी। जो लोगों को सोचने की जरूरत है जब दो लोग रिश्ता बनाते हैं। ठीक है। तो क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं ओके। वो उनको बांध के रखते हैं, ठीक है? वो इस बात को डिटरमाइन करेंगे कि कितना लंबा साथ में कितना जाएंगे, लंबा समय। कौन कितने अच्छे दिखते हैं, कौन कितने पैसे वाले हैं, कौन कितने टाइम से साथ में है, किसने क्या ये चीजें देखा। नहीं मैं। ये चीजें नहीं मैटर करती। ये सब मैटर करती तो फिर इतने इतने ब्रेकअप्स क्यों, ब्रेकअप्स। इतनी इतने रिश्ते क्यों टूटते? तो आई डोंट थिंक कि कोई एक चीज सब कुछ पर्टिकुलर ठीक है कर जो देती सब है। कुछ ठीक कर देती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको एक ही समय पर चाहिए होती है किसी रिलेशन को चलाने के लिए। तो वो डायनामिक्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। सो जब आपने अभी डिवोर्स वर्ड मेंशन करा उससे मुझे एक स्टैट्स याद आए कि कई सालों से मतलब फ्रॉम द बिग लाइक जब से ये हमारा 2001 2002 हम्म, जब से ये हुआ है और इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ी है, पब्लिक मोर एजुकेट हुई है, तो डिवोर्स परसेंटेज रेट बहुत ज़्यादा हाइक कर गया है। अप्रॉक्स लाइक 200 to 300% इंडिया का रेट है ये। 350। 350। ये और ज़्यादा रेट है। सो उसका क्या रीज़न है? और इवन ये चीज़ ये भी देखी गई है कि ऐसा नहीं है वो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली या उनमें नहीं, रिच पीपल्स में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है कि डिवोर्स हर घर में कोई ना कोई हो रहा है। इसके पीछे क्या आप रीज़न मानते हो? देखो, आज अगर आप किसी से भी जाके पूछो जी। कि यार आप अपनी जिंदगी में इनकन्वीनियंस उठाओगे क्या किसी के लिए, इंसान क्या बोलेगा? क्यों उठाऊंगा भाई, एक्चुअली। क्यों उठाऊंगा? बिल्कुल। ठीक है। आप किसी को जाकर बोलोगे कि आप किसी के लिए सेक्रीफाइसेस करने को रेडी हो गया, अपनी चीजों को छोड़ने को रेडी हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे बहुत कि नहीं, मुश्किल। क्यों करूं? आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर लेने के लिए रेडी है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। तो पहली चीज तो, रिलेशनशिप में जितने भी रिवॉर्ड्स है, जितना भी फन या जितना भी मजा है, जी। उसके अलावा 3 हिडन चीजें हैं जो और आती है। ओके। जब आप दुनिया में किसी के भी साथ रिश्ता जोड़ते हो, हम्म। खूब चैट्स होंगी, बहुत सारा मजा होगा, खूब सारा सेक्स होगा, बहुत सारा फन होगा, खूब घूमने जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, बातें करेंगे, जी। है ना? बहुत विल अकम्पनी ईच अदर, हाँ जी। सब कुछ होगा। पर उसके पीछे 3 चीजें और भी रहेंगी, ये वाली। ओके। अभी ये 3 चीजों के लिए लोग अगर रेडी नहीं है हम्म। तो रिलेशनशिप नहीं चल सकता, चाहे इनिशियली कितना भी मजा आ रहा हो। ओके। ठीक है। तो आप देखेंगे कि पिछले 1-2 डिकेड्स में लोगों के अंदर ये 3 चीजों को करने का जो इंटेंट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ओके। लोग बंद के नहीं रहना चाहते, ठीक है। लोग किसी के लिए अपनी चीजें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, हाँ। लोग ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं उठाना चाहते, और लोग जरूरत से ज्यादा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना नहीं लेना चाहते। एक चाहिए। टाइम के बाद वो इन चीजों को बोझ की तरह देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर बहुत ज्यादा ही हमें सामने वाला इंसान पसंद है जी। या उसके रहने से हमारी जिंदगी में एक बड़ा कंफर्ट है, जी। तो हम ये चीजें झेल लेंगे। ओके। और अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देते हैं। तो पहले का सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। जी। मैं आपको बताऊं कि
2005 के पहले जो शादियां हुई हैं हाँ जी। उन लोगों के पास डिवोर्स की चॉइस नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस हो सकते हैं 2-5%, पर वो लोग डिवोर्स अभी नहीं करेंगे, क्योंकि डिवोर्स अगर होता है तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस रेडी अवेलेबल नहीं है, हम्म। या अगर अवेलेबल है भी तो उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल। 2005 से 2025 के बीच का जो टाइम है, हाँ जी। ये टाइम वो है जहां पर अगर आपका इंटेंट अच्छा है, थोड़ा अगर एफर्ट्स डालने को रेडी हो, तो वो रिलेशनशिप को जिंदगी भर चलाया जा सकता है। ओके। और अगर आप नहीं कर सकते, तो आप ठीक है, बैकअप थे। तो आप बाहर भी निकल सकते हो, आपके पास चॉइसेस भी होंगी। Choices। तो ये जो ब्रैकेट है, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग तभी डिवोर्स करेंगे जब कोई मजबूरी आ जाए, ओके। है ना, यानी कि बन नहीं रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हाँ है, जी। बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक रिलेशनशिप है। के लिए बहुत एफर्ट्स डाल लिए पर नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ रहने से मना करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। से बाहर निकले। पर मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के बाद डिवोर्स इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कोई मजबूरी थी या बन नहीं रही थी। ओके। डिवोर्स इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि मुझे अपनी वाइफ से तो प्यार है, पर पर मुझे मुझे कोई बाहर और ज्यादा पसंद आ गई है, पसंद आ गई। इसलिए मुझे उसके पास जाना है। ओके। गेटिंग इट? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान के अंदर वो जो गिविंग वाला जो एटीट्यूड था ना, वो जी। सैक्रिफाइसेस, इनकन्वीनियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब चीजों का मामला थोड़ा सा ड्रॉप होते जा ड्रॉप रहा है, होता जा रहा और लोगों को रिवॉर्ड्स और ये सारी चीजें ज्यादा चाहिए। अब लोग हमेशा इस टर्म में सोचते हैं कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं इसके लिए क्यों अपनी जिंदगी खराब करूँ। तो लोग इस तरीके से नाप रहे हैं अब चीजों को। है। ठीक है। पहले डिवोर्स इतना इजी नहीं था, जैसा मैंने कहा कि हाँ जी। 2005 के पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, तो लोग इस तरह से सोचते भी नहीं थे कि मैं इसके साथ क्यों रहूं। सर मेरी लोग सोचते थे कि नानी यार जैसा दादी। भी इधर ही रहना है। बिल्कुल। बट अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं हो रहा। इवन आप देख लीजिए, जो हमारी नानी दादी है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनकी एज ग्रुप जो है, उसमें ऐसा कुछ डिवोर्स आता ही नहीं था। हाँ। इट इज़ अ सडन चेंज की जो पब्लिक ने एकदम से ही ब्लास्ट हुआ और पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होती चली गई। एक मेरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने अभी इस चीज़ को मेंशन करा कि एक पार्टनर, जो एक कपल है पूरा का पूरा, वो एक समय तक एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, बट आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स, वेदर इट इज सेक्स, वेदर इट इज डेटिंग, वेदर इट इज सेक्सटिंग, कुछ भी हो, आफ्टर गेटिंग मैरिज वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें या तो बोरियत फील होती है, या उन्हें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखने लग जाते हैं, या जो सबसे मेजर कॉज चल रहा है वो है कि यार मेरी जो वाइफ है उसकी मेरी फैमिली से नहीं बन रही, और अगर बन रही है तो उसे घर से बाहर चलना है, मतलब दूसरा घर लेना है। ये चीज़ क्यों सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पा रही है हमारे। देखिए, एक तो आज की तारीख में इंडिया के अंदर 30 to 60% मैरिजेस अनफेथफुलनेस ओके। एक्सपीरियंस कर रही है, जहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से मेरे साथ नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहा ओके। है ना। अनफेथफुलनेस यानी कि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अफेयर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा हुई है। ये चीज़ को ज़्यादा होने की क्या रीज़न है कि लोगों के पास, कहते हैं ना, द अवेलेबिलिटी इफेक्ट, हाँ जी। कि एक्सपोजर बढ़ गया है नई अपॉर्चुनिटीज और नए लोगों से नए लोगों मिलने से का। बने। अब आप मुझे बताइए कि इंसान के अंदर प्रलोभन तो दुनिया भर के हैं, हाँ जी। टेम्पटेशंस तो होती है। बिल्कुल। किसी इंसान ने तय किया कि मुझे अब 6 बजे उठना है, ठीक जबकि है। वो यूजुअली 10 बजे उठता है। कितना आसान है 6 बजे उठना? बहुत ईजी है क्या? लोग कर पाते हैं क्या बहुत आसानी से? थोड़ा सा हेक्टिक पर हो जाता है एडजस्ट करके। जो कर लेते हैं उनके लिए हो जाता है, पर जो नहीं कर पा रहे वो तो सालों से सोच रहे हैं कि उठना है, नहीं उठ पा रहे। हाँ जी। नहीं उठ पाते लोग। लोग पिछले 10 साल से सोच रहे हैं कि हम जिम जाएंगे, तो वो वो नहीं जा चीज़ पा नहीं रहे। हो पाती। लोग सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे। नहीं हो पाती। तो इसका रीजन क्या है? यानी कि सोने का भी प्रलोभन होता है, ओके। लोग उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, ठीक। है ना। खाने का भी प्रलोभन है, इंसान को पता है कि मैं खा रहा हूँ और इससे मेरा वजन बढ़ेगा या फिर इससे मेरी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, बट इंसान नहीं रोक पा रहा अपने आप। तो जो टेम्पटेशन है ना, वो कई सारी है, ओके। कई तरह की है, ठीक है। पर इन टेम्पटेशन से रिलेशनशिप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ओके। पर एक सेक्सुअल जो टेम्पटेशन है, कि जी। कोई अट्रैक्टिव इंसान दिख गया और आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, अब आप उसको रीच आउट करना चाहते हैं, आप उससे बात जी। करना चाहते हैं, आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। ये भी टेम्पटेशन वैसे ही है जैसे वो सोने की टेम्पटेशन और खाने की टेम्पटेशन है। समझ गया। गेटिंग इट? तो टेम्पटेशंस कोई भी हो, लोगों के लिए संभालना मुश्किल है। पहले सिर्फ ये होता था कि उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे इजीली, अभी अवेलेबल हो गया, अभी अवेलेबल है। है ना। दूसरी बात ये होती है कि जहां भी टेम्पटेशंस बढ़ेगा, जी। उन टेम्पटेशंस को आपने सुना नहीं क्या कि हम अपने इंडियन वैल्यूज में एक बात बहुत बोली जाती है कि जी। जो मोह माया है, या फिर ऐसा कहते हैं कि ऐसी चीजें जिसके पीछे मन ज्यादा भाग रहा है, हाँ जी। उनको संभालने के लिए हमको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल चाहिए। ऐसा बोलते हैं हाँ ना, जी। इंद्रियों पर कंट्रोल मतलब हमारे सेंसेस पर कंट्रोल। ठीक है। ठीक है।
हमारे सेंसेस मतलब जैसे खाने का मन कर रहा है, टेस्ट टेस्ट एक सेंस है, जी। उस पर कंट्रोल नहीं है तो आप कितना भी खाओगे, कुछ भी खाओगे। ओके। आप समझ रहे हैं ना? तो सेंसेस पे कंट्रोल कैसे डेवलप होगा? वो स्पिरिचुअलिटी से होगा, अध्यात्म से होगा। तो जितना जल्दी हमने अपने आप को ऑप्शंस दिए ना, हाँ जी। कि दुनिया में हम किसी भी लड़की को एक सेकंड में मैं अभी मैसेज कर लूँ और उससे बात कर लूँ, 10 लड़कियों को हेलो एक साथ में लिख के भेज सकता हूँ। जी। ये जितना जल्दी ये एक्सपोजर मुझे मिला है ना, उतना जल्दी मुझे उस एरिया में इवॉल्व नहीं किया गया, ओके। स्पिरिचुअल वाले एरिया में। हाँ जी। तो अध्यात्म के मामले में हम नीचे रह गए, और ऑप्शंस और प्रलोभनों के मामले में हम सब हाँ। कुछ हमारे पास आगे ऐसे ही रखा हुआ। सही। अब आप कह रहे हो कि लोग क्यों उसको अपने आप को नहीं रोक पाते? हाँ। लोग तो पहले भी नहीं रोक पाते थे, बट पहले ऑप्शंस कम होते थे और लोग स्पिरिचुअली ज्यादा इंगेज होते थे। अब ठीक है। स्पिरिचुअली लोगों की इंगेजमेंट कम हो गई और ऑप्शंस बढ़ गए हैं। ऑप्शंस बढ़ गए। तो ये डिजास्टर तो बढ़ना है, ओके। रिलेशनशिप में तो बहुत क्राइसिस आ रहा है। अभी मतलब और आने बाकी हैं। अभी तो शुरुआती फेज है डीआई में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक डिकेड में ओके। इंडिया से जो अरेंज मैरिज सेटअप है जी। वो कोलेप्स हो जाएगा पूरी तरह। अरेंज मैरिजेस नहीं वर्क करेगी 10 साल बाद, आज नहीं चलेगा। ठीक है, ब्रेकअप्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी होगी, डिवोर्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि पेरेंट्स भी ये कह चुके होंगे कि अभी आप जहाँ समझ में आए, जैसा समझ में आए कर लो, हम क्या ढूंढे तुम्हारे लिए, कुछ तो मतलब चल नहीं रहा है। कास्टिज्म और रिलीजन बेस्ड जो ये चीजें चल रही है सब फिनिश हो जाएगी और पेरेंट्स वुड बी लाइक कि हाँ, ये बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, ओके। डाइल्यूट हो जाएगा, तो ब्रेकअप बढ़ जाएंगे। इंसान को 55-60 की एज में भी श्योरिटी नहीं रहने वाली है कि भाई मेरी वाइफ मेरे साथ आगे भी रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब उस उम्र में भी लोग अलग हो रहे होंगे, जी। है ना? तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ने हैं, सोशल आइसोलेशन बढ़ना है, ठीक है। इन सब वजहों से डिप्रेशन के, एंजाइटी के केसेस बढ़ने हैं, ड्रग्स के मामले बढ़ने हैं, हाँ जी। क्राइम रेट्स और ये सारी चीजें बढ़नी है, क्योंकि लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो ड्रॉप हो जाता है जब उनका सोशलाइज होना कम हो सोशलाइज जाता होना है, कम हो जाता जब उनके पास लोग कम होते हैं। है। सो वी कैन रिलेट दिस कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बहुत चीज़ों से हेल्प करता है एंड उससे हम जो कंट्री का ही क्राइम रेट है हम इससे ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में रेप्स हो रहे हैं इतने सारे, अगर पब्लिक को इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशन सही मायने में दी जाए तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। आप, कुछ टाइम पहले मैं एक जेल में सेशन ले रहा था, ओके। ठीक है, क्रिमिनल्स के साथ। तो कैसा था उनको सर? इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा था जी। कि भाई हमको भावनात्मक परिपक्वता की जरूरत क्यों है, जी। क्यों जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को संभाल सकें। जी। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे प्रिजनर्स हैं आज जेल में जिन्होंने सोच समझ के क्राइम किया था, और कितने ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्होंने, जो ये सोचते हैं कि पता नहीं मुझसे ऐसा कैसे हो गया। सर जो आपको 50% से ज्यादा लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उस क्राइम को करना नहीं चाहते थे, एक्चुअली। हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। हम्म। ठीक है, तो 50% क्राइम रेट खत्म हो सकता है अगर लोग इमोशनली थोड़े से मेच्योर हो जाए, इंटेलिजेंट हो जाए। यानी कि 50% जस्ट एक हाइपोथेटिकल नंबर है। ओके। जितने भी परसेंट लोग ये मानते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में मुझसे क्राइम हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, जी। वो उस समय उस जोन में पता नहीं, मैं तो सोच नहीं पाया और सोच मुझसे नहीं ये पाया। हो गया। बिल्कुल। है ना? यानी कि वो सारा क्राइम बच सकता था अगर हम अपनी सोसाइटी को इमोशनली थोड़ा एजुकेट कर दें, लोग अपने सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा संभालना सीख संभाल जाएं। के चलते। तो रेप केसेस कम हो जाएंगे, क्राइम कम हो जाएगा, ड्रग्स के केसेस कम हो जाएंगे, डिप्रेशन के केसेस, एंग्जाइटी के, ठीक है। सुसाइड के, सब कुछ कम हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट है, आउट ऑफ ऑल द ऑक्यूपेशंस ये ऑक्यूपेशन ये प्रोफेशन आपने कैसे सेलेक्ट करा? क्योंकि ये एक आउट ऑफ रीच है। हम जितना सोचते हैं किसी भी चीज़ के लिए आइदर वी गो विद द डॉक्टर थिंग कि हम साइकेट्रिस्ट बन जाते हैं, साइकोलॉजी के साथ हम वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट बनना और फिर इतने सारे कपल्स और इतने सारे पब्लिक की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये आपने कहाँ से सीखा और ये कैसी आ, चीज़ बिगिन हुई? ये ऐसा हुआ कि पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। इंजीनियरिंग में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जाना है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ, और मुझे वो प्रोफेशन थोड़ा सा स्वैग वाला लगता था। मुझे ऐसा ओके। लगता था कि यार ये लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। इतने लोग इनके पीछे पीछे भागते हैं, सब कुछ है भाई। लोग तो सेलिब्रिटीज के पीछे भी भागते हैं, बट अच्छा। सेलिब्रिटीज किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। नहीं कर, ठीक है, वो सिर्फ उन्हें इन्फ्लुएंस करता हाँ, है। पर मुझे ऐसा लगता था ये पब्लिक स्पीकर जो होते हैं ना, ये लोगों की जिंदगियों को टच करते हैं, ओके। ये उनकी जिंदगी को एलिवेट करते हैं, उनके लाइफ को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, जी।
और मैं एक पब्लिक फिगर की तरह रहूं, मैं लोगों के बीच में रहूं। ओके। और मुझे ऐसी कोई जॉब या ऐसी सर्विस नहीं करनी, मुझे लोगों की जिंदगियां बेहतर करनी है, बेहतर ऐसा करना। कुछ मैं करूं, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट। समझा। ये थॉट था। पर मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बनना था। ओके। कि मुझे लगता था कि यार कुछ किसी ऐसे डोमेन में काम करें जहां हम सच में लोगों को एजुकेट कर सके, एजुकेट ना कर कि सिर्फ उनको पंप करते रहे। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग पूरा हो गया, फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया थोड़ा जी। और टाइम बाय करने के लिए, ठीक है। कि थोड़ा सा और सोचने को मिलेगा कि क्या करना है। फिर एमबीए में एमबीए फर्स्ट ईयर में एक इवेंट हमारे कॉलेज में हुआ। ओके। उस इवेंट में कुछ ऐसा था कि हमने हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे लोगों के लिए, ठीक है। और हमने उनको ये सर्विसेज दी थी कि हम कार्ड्स आपके लिए बनाएंगे भी और आपके लिए डिलीवर भी करेंगे। ओके। ठीक है। आप आपकी फीलिंग्स सिर्फ मुझे बताइए कि आप जी। क्या सोचते हो उस इंसान के बारे में। मैं उनको वर्ड्स दूंगा, ठीक मैं है। उन्हें लिखूंगा, ठीक है। मैं उन्हें डिजाइन करूंगा। ठीक है। और आप चाहें तो आप दे सकते हैं, आप चाहें तो मैं आपके लिए डिलीवर भी करूंगा। आपके लिए नहीं। ओके। आप कहेंगे तो अनोनिमसली करूंगा, आप कहेंगे तो आपका नाम लेकर करूंगा, जी। आप कहेंगे तो एकदम शोरगुल करके 10-20 लोग मिल के हल्ला गुल्ला करके हाँ जी। उसको प्रपोज करेंगे, और अगर आप कहेंगे तो हम एकदम साइलेंटली उसको दे देंगे। ठीक है। ठीक है। तो लोगों को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी तक पहुंचाना थी, तो उस दिन हमने सुबह 11 से शाम की 5 बजे तक ये काम किया। जी। और वो दिन मैंने कई लोगों के फीलिंग्स जो है वो लोगों तक पहुंचाए। मैंने उस दिन ओके। महसूस किया कि लोगों के पास फीलिंग्स की कमी नहीं है, फीलिंग्स लोगों के अंदर भर भर के है। लोगों के पास एक्सप्रेसिवनेस की कमी है, लोग अपने मन की बात बोल नहीं पाते, ठीक है। वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता जो मैं सोच रहा हूँ। ओके। मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, सामने वाला समझ कुछ गया। समझ कुछ और रहा है। राइट। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इस डोमेन में काम करना है। ठीक है। दूसरा थॉट ये भी था कि हमेशा ऐसा खूब बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो ये होती है कि आप सोसाइटी का एक प्रॉब्लम उठाइए, उसको हाँ जी, सॉल्यूशन उसको ऑफर कर दीजिए, तो आप एंटरप्रेन्योर बन और गए। डिपार्टमेंट। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार रिलेशनशिप्स में इतनी दिक्कतें हैं, इतना क्राइसिस है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे क्यों नहीं कोई काम करता, इसको क्यों नहीं किसी ने ठीक करने का सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें इसको हम। जी। तो ये 2016 की बात है, तभी से मैंने रिसर्च शुरू किया, इस पर काम करना शुरू ओके। किया। काम करते करते समझ में आया कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जो लोगों का ठीक हो जाए ठीक है। तो ना सिर्फ उनके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, पर उनकी जिंदगी की दूसरी चीजें भी ठीक हो ठीक जाएंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते रहे। है। जी। उस समय खूब ढूंढा कि ऐसे कोई रिलेशनशिप कोच वगैरह कोई मिल जाए जो मुझे ट्रेनिंग दे दे, जिनसे मैं सीख लूं कि कैसे काम होता है, हाँ बट जी। इंडिया में कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हम लोग खुद ट्रेन कर रहे हैं रिलेशनशिप कोचेस को, और हम लोग खुद सिखा रहे हैं कि कैसे इस फील्ड में जी। अपने आप को नर्चर करें, कैसे लोगों की हेल्प करें। ठीक है। और ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ने वाला है। जी। लोगों को बहुत ज़रूरत है इस तरह के लोगों की, जो उनके रिलेशनशिप को टैकल करने में उनकी मदद करें। ठीक है। बस ये ऐसे करते करते हम लोग यहाँ आ गए यार। एक चीज कहा जाती है कि आप किसी फील्ड में जब तक आप उसमें कंटिन्यू मेहनत नहीं करते या कंटिन्यू उसमें फेलियर्स या कुछ ना कुछ आप एक्सपर्टीज आपको जब भी हो पाती है जब उसमें बहुत समय आप दे देते हो अपना। और ये चीज मैंने आपकी जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था उसमें कमेंट्स में बहुत ज्यादा था कि सर आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपके जो सॉल्यूशंस है वो एक्चुअली में वर्क करते हैं। आप कितनी ज्यादा रिलेशनशिप्स में रहे अब तक? मैं आदमी जब भुगतता है उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाता है। और मैं एक नहीं रील, एक्चुअली इसमें बहुत सारी रील्स हैं एंड आई डैम श्योर कि मैं उन रील्स के कमेंट्स को मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे फॉर द पब्लिक। और उसमें पब्लिक यही पूछती है कि भाई आप कितने सारे रिलेशनशिप्स में रहे तब जाके आपको इतनी एक्सपर्टीज हो पाई। मैंने कुछ दिन पहले ना ये एक जगह कोट भी किया था कि रिलेशनशिप को चलाने की एक्सपीरियंस ज़्यादा रिलेशनशिप होने से नहीं आती, ओके। एक रिलेशनशिप में ज़्यादा देर रहने से आती है। ये डीप। क्योंकि एक रिलेशनशिप में जब आप ज़्यादा टाइम रहते हो तो आपको समझ में आता है कि कितने फेजेस आते हैं, हाँ जी। कितने उतार चढ़ाव आते हैं, जी। है ना, दो लोगों की जिंदगियों में। और उसको आप कितने अच्छे से नेविगेट कर पाते हो, ठीक उससे है। एक्सपीरियंस आती है। जी। 2-2 साल में या 2-2 महीने में रिलेशन बदलने से एक्सपीरियंस नहीं आती। नहीं आता। मेरा केस पर्टिकुलरली ऐसा है कि मेरे जीवन में एक ही रिलेशनशिप रहा है, हम 13 साल रिलेशनशिप में रहे। जब से मैं 12th में था तब से जी। आ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, और 2 साल पहले हमने शादी कर ली। सर सल्यूट। तो लगभग 14-15 साल हो गए जी। एक ही लड़की के साथ हैं, उसी से शादी कर ली, उसी के साथ जिंदगी जी रहा है। इनफैक्ट 12th में था तो अब ऐसा लगता है कि ये वो उम्र बहुत कम होती है जब यस। 12th में होना होता है। जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे को देखते देखते ही इवॉल्व हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। ओके। तो हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझ चुके हैं कि ऐसा लगता नहीं है अब कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना कितना इंपॉर्टेंट होता है, या हाँ। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सच बात यह है कि अगर एक रिलेशनशिप में एक टाइम अगर आपने बिता लिया, जी।
उसके बाद वो रिलेशन एफर्टलेस हो जाता है, उसके बाद कोई एफर्ट्स निकालने पड़ते हैं। इसके बाद आप सीख जाते हो जीना एक दूसरे के साथ। उसके बाद वो चीज़ें जो आप एक दूसरे के लिए कर रहे हो वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होती है, वो आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है करने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो एफर्टलेस हो जाता है यार। नहीं यार, नहीं भाई, दिल से सल्यूट है इस चीज़ के लिए तो आपको, क्योंकि ये बहुत लंबा लाइफ स्पैन आपने जिया उनके साथ। एंड चीयर्स टू इट एंड थम्स अप टू थैंक इट। यू, थैंक यू। मुझे एक चीज़ और पूछनी है, क्योंकि अब ये एक बॉलीवुड स्टाइल में जा चुका है। हाँ। आपने जो चीज़ बताई है, ये मैंने बॉलीवुड मूवीज में ही देखा कि इतना लंबा किसी के साथ चला एंड देन वी गॉट मैरिड। बॉलीवुड मूवीज, इवन सॉन्ग्स, इवन जो हम अपने आसपास देखते हैं, ब्रेकअप्स के बाद सबसे ज़्यादा मेल ही डाउन होता है। वो गलत चीज़ों में चला जाता है। वो उन चीज़ों से बाहर आने के लिए अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन चीज़ों में ज़्यादा चला जाता है। या उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो पैसे के पीछे भागता है कि यार मुझे इतना सक्सेसफुल होना है कि वो एक ना एक दिन तो मेरे पास वापस आए। क्या ये सारे थॉट्स सही है इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए या देखो, गलत? इसमें ना दो चीजें हैं। जी। पता नहीं, शायद मैं हर चीज में दो चीज बताता हूँ। नहीं सर, बढ़िया ऑल्टरनेट सॉल्यूशन रहता है ना, अपने हिसाब से चुन लो। दो दो कारण मुझे लगते हैं। जी। पहला, मैंने आपको बताया था कि मेल जो रहता है ना उसके लिए लोग तो इम्पोर्टेंट है, वो तो अपनी जगह है कि ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। वो गर्लफ्रेंड थी, इतने टाइम साथ में थी, प्यार करती थी, इतना केयर कर, वो चली गई। जी। तो वो इमोशनल डैमेज तो उसको है ही। ठीक है। उससे ज्यादा बड़ा डैमेज उसको इस बात का भी है कि जैसा मैंने कहा था कि उसको लूजर वाली फीलिंग आ रही है। मेरी बंदी मेरे को छोड़कर चली गई किसी और के साथ, वो बात उसको ज्यादा सताती। ओके। वो लूजर वाला फीलिंग जो है ना, जी। उसको टैकल कर पाना थोड़ा उसके लिए ज्यादा मुश्किल है, उससे कोप अप नहीं कर पाता है। एंड सर, ये चीज़ फीमेल नहीं फील कर पाते, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ही कम दिखाया गया है कि किसी फीमेल और मेल का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, उसके बाद फीमेल ने उसे ओवरकम करने के लिए कोई ऐसा एक बड़ा स्टेप लिया हो। मूवीज हम जितनी देखते हैं, क्योंकि आज के समय में मूवीज और सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको डिमोटिवेट भी करता है। तो इनमें अक्सर यही दिखाया गया है कि मेल डाउन हुआ, फिर उसके बाद वो एक बड़ा आदमी बन गया, रॉकस्टार मूवी हो गई, इस तरीके की हर चीज में ये एक और चीज चीज मेंशन होती है होती जो है। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला था, जी। कि पहला रीजन तो वो लूजर वाली फीलिंग की वजह से हम्म। वो उस जोन में चले जाता है। तो वो अपने आप को संभालने के लिए कई बार बार में गया, दो पैग मारे और उसको थोड़ा सा डोपामिन रिलीज हुआ, हाँ। थोड़ा सा ठीक लगा। ठीक है। और वो उस इमोशन को रेगुलेट करने के लिए लोगों से बात तो कर नहीं रहा हाँ। है ना, क्योंकि 10 लोगों को बताऊंगा कि मुझे मेरी वाली छोड़ कर गई है तो नीचे 10 जगह पर मुझे नीचा देखना पड़ेगा। नीचे देखना पड़ेगा। तो मैं हर दिन बार में जाके दो चार पैग मारूंगा। ठीक है। ठीक है। और मैं इस चीज़ को सोचता भी रहूंगा, मैं इसके लिए रो भी लूंगा अकेला, और मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है। और डोपामिन रिलीज हो रहा है तो वो एक एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा स्वीट पॉइजन के जैसा ओके। है ना। ये दुख भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है, और साथ में आप ड्रिंक्स भी कर रहे हो, तो हाँ, वो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ईज डिग्रेड ही भी दे रहा करेगी बिल्कुल। है ना। ऑल्दो वो आपको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता वहां से, वो होपलेसनेस क्रिएट करता है। ठीक वो एक अलग बात है। दूसरी चीज जिसकी वजह से ये होता है जो आप कह रहे हो, वो होता है कि कोप अप मैकेनिज्म्स होते हैं कि हम अपनी लाइफ की किसी भी फेलियर से अपने आप को कैसे कोप अप करेंगे। ठीक है। तो कोप अप मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है विक्टिम होड, ओके। कि मेरे साथ जिंदगी में कोई भी फेलियर हो गया तो उसके लिए मैं ये कह दूं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ। जैसे हमारे पेरेंट्स आज भी नहीं बोलते रहते कई लोगों के कि हमको हमारे मम्मी पापा ने पढ़ा दिया होता तुम्हारी दर्द हम आज कुछ और हम होते। कुछ और होते। यानी कि उस डैमेज से वो आज तक कवर नहीं हुआ है। उनका वो कोप अप कर। मैकेनिज्म आज तक विक्टिम हुड ही चल रहा है कि हम पीड़ित हैं, किसी और की वजह से हमारी लाइफ ये हो गई है, नहीं तो हम कुछ और होते। तो पहला होता है विक्टिम हुड, और सेकंड होता है अचीवर्स कॉन्शियसनेस, जिसको अवेयरनेस कहते हैं। अचीवर्स कॉन्शियसनेस में जब इंसान जाता है, जब वो लाइफ में किसी भी चीज में फेल होता है, जी। तो वो ये सोच लेता है कि अब तो मैं इसको करके दिखा दूंगा, अब मैं इसको इससे अच्छी पटा के बताऊंगा, है ना। ये पैसे के चक्कर में उसके पास गई है ना, अब मैं उससे ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा। इसको कहते हैं अचीवर्स कॉन्शियसनेस। अचीवर्स कॉन्शियसनेस में इंसान अपने लाइफ के किसी भी फेलियर को कोप अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए किसी और एरिया में ज्यादा अच्छा एक्सेल करके दिखाना चाहता है। ठीक है। गेटिंग इट। बहुत लोगों के साथ होता है, आपने सुना नहीं, ऐसे लोग कहते रहते हैं कि बस ये जॉब किसी तरह अचीव कर लूँ ना तो मजा आ जाएगा, हाँ। है ना, बस किसी तरह इतना पैसा कमा लूँ ना तो सब सही हो जाएगा, जी। है ना। पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो वो किसी और चीज में और अपने आप को चीज़ होता है एक्स्ट्रा आपको। एक्सेल करना चाहते हैं। तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए, उस डैमेज को कोप अप करने के लिए, ठीक है। उसको कंपनसेट करने के लिए व्यक्ति अचीवर्स अच्छी बात कॉन्शियसनेस का है। यूज करता है अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। ओके। ठीक है। और उसके बाद तीसरा मैकेनिज्म आता है, पर क्योंकि अभी सवाल में यहीं तक जरूरी था इसलिए मैंने यहाँ तक बता दिया।
अचीवर्स कॉन्शियसनेस की वजह से इंसान ऐसा ठान लेता है कि अब तो मैं ये बन के दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा, वैसा करके दिखाऊंगा। उसकी हैप्पीनेस हमेशा उस चीज पर डिपेंड करती है कि वो अचीव जिस दिन हो जाएगा उस दिन मजा आ जाएगा। पर जब तक वो अचीव नहीं होता वो उस जर्नी को एंजॉय नहीं करता। नहीं करता तो ये बहुत अच्छा कोप अप मैकेनिज्म नहीं है, एक्चुअली में। क्योंकि 100 लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ये बन के दिखाना, जिसमें से 95 नहीं बन पाते। वो 5 तो हमको दिख रहे हैं रॉक स्टार वाले, जी। और 95 जो वो भी नहीं कर पाए, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट और ज्यादा बुरी होती है। तो मतलब ये सिर्फ दिखावे वाली चीज़ है कि हमने एक चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने एक दूसरा टारगेट अचीव करने की मेहनत करी, उसके अंदर कुछ लोग जो सेलेक्ट हुए जिन्होंने उस चीज़ को अचीव करा, हमें वो चीज़ दिखा दी, हाँ, बट जो बाकी नहीं हुए उनकी जर्नी किसी को नहीं पता, वो उस चीज़ में खो गए। हाँ, वो उसमें खो गए। तीसरा भी बता ही देता हूँ। तीसरा जो कोप अप मैकेनिज्म होता है उसको कहते हैं जी। सरेंडर। ओके। ठीक है, वो मीडियम कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है। उस कोप अप मैकेनिज्म में ये होता है कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। मैं जो कर सकता था मैं करूंगा, उसके बाद भी अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना तो बताओ। मैं अपनी जिंदगी में खूब मेहनत करूंगा, बहुत हार्ड वर्क करूंगा, जो कर सकता हूँ वो सब करूंगा, ठीक। उसके बाद भी अगर यही मिलना है तो यही सही। वो हालांकि सेटल कर। वो रिजल्ट्स पे थोड़ा कम फोकस्ड होता है। ओके। ठीक है, वो इस चीज पर ज्यादा फोकस्ड होता है कि मैंने मेरी तरफ से 100% दिया कि नहीं दिया। ठीक है ना, उसे अगर किसी बात का दुख होगा तो इस बात का दुख होगा कि यार मैं और अच्छा कर सकता था, मैंने नहीं किया। है। जी। है ना, उसको अगर पार्टनर भी वैसा मिल गया जो अच्छा नहीं है, जी। तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ये सोचेगा कि इस इंसान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने किया कि नहीं किया, मैंने सब कर दिया फिर भी ऐसे ही रहना है तो फिर ऐसे ही रहो। एक्सेप्ट ठीक कर है, लेता उस तो वो सिचुएशन। आउटकम से ज्यादा अपने आप को अटैच नहीं करते। ओके। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में कि आप देखना कि वो बोलते हैं कि यार मैं उस इंसान के लिए जो कर सकता था मैंने सब कर दिया, अगर फिर भी उसको मुझसे दूर जाना है तो भैया जाओ, फिर दरवाजे खुले हैं, फिर हम रोकेंगे नहीं आप। तो ये लोग जल्दी से पीस में रहते हैं, ये जल्दी से ये अपने लाइफ में अपने एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, जी। इनको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके साथ ये पीस में है। ठीक। ये बहुत ही एफर्टलेस जिंदगी जी रहे हैं। जी। यानी अचीवर कॉन्शियसनेस वाला इंसान पानी में है, ठीक है। वो स्विम कर रहा है, हाँ। लगातार हाथ पैर मार रहा है, यानी कि उसको पानी में रहने के लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। मानने पड़े। और सरेंडर वाला जो मीडियम कॉन्शियसनेस जी। वाला जो इंसान है, तीसरा कोप अप मैकेनिज्म वाला, वो इंसान पानी में है बट वो फ्लोट कर रहा है, ठीक। बिना हाथ पैर मारे भी वो पानी के ऊपर वो फ्लोट कर बस रहा है। यानी कि उसको ना डूबने के लिए हाथ पैर नहीं मारना खाता है, नहीं वो मारना। एफर्टलेसली पानी के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस है कि कोप अप मैकेनिज्म अगर हम अपना चेंज कर लें जी। तो फेलियर तो सभी के साथ हो रहे हैं, सबके साथ हो रहा बट कोप अप मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सफर करोगे। है। जी। बिल्कुल। तो कहते हैं ना, जो पेन होता है, हाँ। जो फेलियर होता है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। बट सफरिंग इज अ चॉइस। वो आपके हाथ में है कि आप सफर कितना करोगे, उसको कम किया जा सकता है। पर उसे बिल्कुल ही घटाया नहीं जा सकता। एक चीज़ हमारे इस समय सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा फैल रही है, डेटिंग एप्स। इस समय जितने भी 20 to 30 एज ग्रुप, जो कि सेलेक्टेड एज ग्रुप है, जो सबसे ज़्यादा उसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, डेटिंग ऐप्स के थ्रू आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें जो बाहरी देश की चीज़ें हैं वो ज़्यादा आज के समय में चल रही हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में चल मतलब मेट्रो सिटीज़, दिल्ली ही क्यों, मेट्रो सिटीज़ में चल रहा है कि एक लड़की है, उसका एक प्राइमरी बॉयफ्रेंड है, उसने सेकेंडरी को डेट करा उस ऐप के थ्रू, दे गेट कनेक्टेड, फिर उसने उनको इंट्रोड्यूस कराया, एंड नाउ दे ऑल आर लिविंग हैप्पीली। ये किस तरीके का ट्रेडिशन है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं हुआ ना। आपका इस बात पे क्या कहना है? यार ये सब कब होता है, जब बहुत ही सरफेस लेवल के सेंटिमेंट्स हम अपने लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है जब हमारी फीलिंग्स में, इमोशंस में डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है। इंसान के अंदर तो अब खुद में एक गुण है ठीक है। कि अगर मैं किसी के साथ समय बिता रहा हूँ तो सबकॉन्शियसली मैं उसके साथ एक बॉन्ड बना रहा हूँ। ठीक है। अब अगर वो इंसान जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा, हाँ। है ना? ये सब कुछ होता है। जी। पर कॉन्शियसली वो ये सोच लेता है कि मैं इसको संभाल लूंगा, मैं इसको टैकल कर लूंगा, मैं इसको इससे ज्यादा फुटेज नहीं दूंगा, ठीक मैं है। इसको पहले ही बोल दूंगा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। जी। वो मैकेनिकली चलने की कोशिश कर रहा है। ओके। आप मुझे बताइए कि इंसान हॉरर मूवी देखता है तो उसको डर लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत लगता है। लगता है। बिल्कुल। क्यों लगता है, वो तो मूवी है। फ्रॉम द बिगनिंग उसके दिमाग में है ना वो चीज़ कि यार डरावना बट कुछ सीन आएगा। कॉन्शियसली तो वो जानता है कि मैं मूवी देख रहा हूँ, इसमें डरना क्यों है। ये क्वेश्चन। यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो लॉजिक नहीं समझता, सबकॉन्शियस ब्रेन लॉजिक नहीं समझता। कॉन्शियसली तो हम जानते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं होगा। ये चीज़। जैसे कुछ लोगों को झूलों से डर लगता है, झूले से, हाँ। तो कॉन्शियसली तो वो जानता है कि किसी को कुछ नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा। बट फिर क्यों डर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड है जो खेल खेलता है। सबकॉन्शियस
तो सबकॉन्शियस जो है वो लॉजिक को क्यों नहीं समझ रहा है कि यार इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, तो नहीं समझ रहा है। तो लोग जब कोई भी चीज जिंदगी में करते हैं ना कि मुझे जी। सिचुएशनशिप रखनी है, मुझे रिलेशन को सिर्फ इतना ही रखना है, ठीक है। हम सिर्फ वन नाइट स्टैंड तक ही है, जी। हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे, ये सारे कॉन्शियस डिसीजन ओके। है ना। ठीक है। बट वो रिलेशनशिप पे जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो सबकॉन्शियसली आप उस इंसान के साथ एक बॉन्ड बना रहे हैं। ओके। तो सबकॉन्शियसली आप उसके साथ प्यार में पड़ रहे हैं या फीलिंग्स डेवलप हो रही है, तो आप कॉन्शियसली उसको रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते। जैसे कॉन्शियसली अगर आप इंसान अपने फियर को कंट्रोल कर पाता, जी। तो उसको क्यों डर लगता हॉरर मूवी देखकर, एक्चुअली। उसको क्यों डर लगता उस झूले से, उसको अकेले घर में रहने में क्यों डर लगता, अगर कॉन्शियसली वो अपने आप को समझा पाता तो। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना? तो कॉन्शियसली हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ सोच लिया है तो हम वैसा सच में कर पाएंगे। ठीक है। कॉन्शियसली तो रात में सोच कर ही सोए थे ना कि सुबह 6 बजे उठना सुबह है। 6 बजे उठना है। बट सुबह 6 बजे कौन सी चीज ने नहीं उठने दिया? सबकॉन्शियस माइंड। है ना? कुछ तो ऐसे फोर्सेस है ना जो हमारे भी बियॉन्ड चल रहे हैं, हमारे आगे आगे। ओके। तो उन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करती, तो आज की जो जनरेशन है उनको ऐसा लगता है कि बस हमने इसको कह दिया कि देख अपन सिर्फ 2 ही घंटा बात करेंगे, ठीक है। अपन सिर्फ अगले 2 महीने के लिए ही साथ में है, ठीक है। अपन सिर्फ इसको इतना ही रखेंगे, अपन सिर्फ उसको उतना ही, तो उनको ऐसा लगता है कि वो सच में इसको टैकल कर लेंगे, पर कहाँ होता है। नहीं हो पाता। और जब नहीं होता है तो वो फेलियर होता है, फिर लोग रोते रहते हैं, परेशान होते एक कॉम्प्लीमेंट है। हैं। सॉरी टू ब्रेक, बट एक कॉम्प्लीमेंट है। आपका जो ऑरा है, मतलब मैं पहले कभी सर से नहीं मिला, मैंने सिर्फ सर को ऑनलाइन मीडिया पे ही देखा है। सर, इतना आपका जो ये ऑरा है ना, ये बहुत अटैचिंग वाला है। मेकिंग द पर्सन कंफर्ट। मतलब इस समय मैं ऐसा हूँ कि मैं इस समय अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा हूँ। सो ये चीज़ कहाँ से डेवलप कर रहे हो? यार ये चीज तो अगर नहीं होती तो मैं कोच नहीं बन सकता फिर। मैं आपको सच बताऊं कि वो वही वाला इवेंट जो कॉलेज वाला, जहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है, तो वो टाइम पर मैंने भी फील किया कि शायद मैं लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं ह्यूमन बिहेवियर को जल्दी समझ पाता हूँ, जी। मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ कि मैं बहुत जल्दी किसी के साथ अलाइंड हो पाता हूँ, ठीक है। मैं लोगों को अपनी बातें ठीक से समझा पाता हूँ। जी। और इसी वजह से उस दिन लोग मेरे कस्टमर बन के मेरे पास आए और मैंने उनको सर्विसेज दिया। तो पता नहीं, शायद कुछ थोड़ा इनबिल्ट भी होगा और शायद थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि मेरे लिए लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी चीज़ से है तो वो लोगों से ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के बीच में हूँ। और मैं अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, इनके साथ हूँ तो मैं बहुत प्रोटेक्टेड और बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी फील करता हूँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग अगर आपके पास है ना जीवन में, तो आप बहुत रिच हो। ठीक तो इंसान को अगर आप थोड़ा सा पर्सनल टच देना जानते हो ना, है। जी। थोड़ा सा अगर वो अपनापन अगर आपके अंदर वो देने का गुण है, तो फिर बात बन जाती है। तो ये वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर किसी में होना चाहिए। और ये अगर है तो आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपका सोशल कैपिटल बहुत बड़ा होगा। बहुत कैपिटल। आपका सोशल कैपिटल अगर बहुत बड़ा है ना, तो फिर जिंदगी में कोई इंसान आया और अगर आपको छोड़कर भी चला गया, ठीक है दुख होगा, पर आप ऐसे बैंक करप्ट नहीं हो जाओगे, रोड पे नहीं आ एक जाओगे। समय बाद आप चीज़ें हैंडल बहुत कर। सारे लोग होंगे आपके अंदर, अगर ये ऑरा है, आपके अंदर ये गुण है, जी। तो लोग तो आपकी तरफ वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे और लोग आते रहेंगे जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लोग इतने मैकेनिकल है कि वो पहली मीटिंग से ही ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, मैं क्यों करूँ ऐसा, मैं ओके। क्यों ऐसा करूँ। वो तो फिर मामला खराब हो जाता सो डू यू फील ब्लेस्ड विद दिस थिंग? है। हाँ ऑफ कोर्स, मैं बहुत रिच फील करता हूँ अपने आसपास कि मेरे पास बहुत लोग हैं। और मुझे नहीं लगता कि यार इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है, इससे बड़ी कोई चीज़ बिल्कुल। आपके पास हो सकती है। ये इसी चीज़ के लिए लोग आज परेशान है। तो हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि इंडिया का कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है आज की जी। तारीख में, वो चाहे स्पोर्ट्स हो जाए, वो चाहे बॉलीवुड हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए, बिजनेस हो जाए, ठीक है। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री के पायनियर्स हमारे आज क्लाइंट नहीं है। हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, बॉलीवुड के लोग हो गए, ओके। बिजनेस के लोग हो गए, जी। इंटरनेशनल एथलीट्स हो गए, ओके। ऐसे लोगों को मैंने काउंसलिंग किया है, ठीक है। मैंने कोचिंग किया है। तो मैं एक चीज़ तो समझ सकता हूँ बड़ा अच्छे से कि आपको जो सक्सेस जो पूरी दुनिया आपके लिए देख रही है, जिसके लिए लोग पागल है, जिसके लिए लोग अपना एक हाथ और एक पैर देने को रेडी है देने के लिए तैयार। कि बस मुझे ऐसा बना दो, वो इंसान भी सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि वो लोग उसके आसपास नहीं है जिनको वो अपने आसपास चाहता है। तो लोग जो होते हैं ना, वो पावर है। तो यार बिल गेट्स का भी डिवोर्स हो गया यार।
यानी कि उसको भी लोगों को अपने पास रखने के लिए एफर्ट्स डालना एफर्ट्स पड़ेगा, डालने पड़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल। वो ही विल लूज पीपल। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। नहीं यार। इसके लिए आपने थोड़ा सा सेल्फलेस होना चाहिए, थोड़ा अनकंडीशनल लव होना चाहिए, थोड़ा सा जेंटल होना चाहिए, थोड़ा सा गिविंग वाला एटीट्यूड होना चाहिए। मेरे ख्याल से और ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। नो, मैं इस चीज़ को एक्चुअली में अडेप्ट करना चाहूँगा। मैं वैसे तो हूँ एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो आपका एक हम्बलनेस है ना, मैं उस चीज़ को एक्चुअली अडेप्ट करूँगा, ताकि पब्लिक से ईजिली कनेक्ट करना वो चीज़ मैं सीख सकूँ। अब आते हैं एक मेन पोर्शन पे, मतलब ये बहुत सीरियस टॉपिक है जो इस समय चल भी रहा है हमारे इंडिया में, और इसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं कर पा रहा। हमारे यंगस्टर्स सेक्सुअल ड्राइव पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी वो 10th 12th क्लास में, दे आर थिंकिंग कि यार मेरा अभी से ही ये डिसरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो प्रॉब्लम है उन्हें। उन्हें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, वो मैस्टरबेट करने में प्रॉब्लम कर पा रहे हैं, मतलब जो चीज़ें अभी उनको ज़रूरत नहीं है, वो उन चीज़ों को लेके अभी से ही इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, और उस चक्कर में उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो ना तो वो बात अपने पेरेंट्स के सामने रख पा रहे, ना वो फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि वही कि यार ये मेरे मजाक उड़ाएंगे। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करा जाए, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना ऐसी चीज है जो दुनिया के 60% मेल्स को अपने लाइफ टाइम में एक दो बार होता ही है। मतलब ये कॉमन चीज़ है, हाँ, बहुत कॉमन है। तो पब्लिक इससे इतना भागती क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो गया ना, लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते। ये आपने एक बहुत बड़ा नंबर बताया हाँ, एक्चुअली। 60% लोग अपनी पूरी जिंदगी में जी। एक न एक बार ईडी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। और उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं जब वो हाँ सिचुएशन जी। में आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं अब इस चीज से कोप अप नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। एक और बात बता देता हूँ कि एंग्जाइटी वो चीज है जो अगर आप पूरे फिट है, पूरे हेल्दी है, फिर भी आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर आप एंशियस हो बहुत ज्यादा, ठीक है। एंग्जाइटी में है। ठीक है। यानी कि ईडी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट हाँ जी। वो जो एंग्जाइटी जो आपके अंदर आ चुकी है, बिल्कुल। वो चीज़। वो आपको वहां से आगे नहीं बढ़ने देगी, वो आपको नॉर्मल नहीं फील करने देगी। ठीक है। बस उसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है जी। या फिर जो आपकी सेक्सुअल कैपेबिलिटीज है जी। वो वैसे डिलीवर नहीं हो सकती। ओके। ठीक है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वेरी कॉमन स्टफ। ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट एजुकेशन का प्रॉब्लम है। एक और चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा पॉर्न का कंजप्शन भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता ओके। है ना। क्योंकि मैंने कहा ना कि हम किसी चीज को बार बार देख रहे हैं। अगेन, इंसान सोचता है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैंने ठान लिया कि ये चीज मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगा। हम्म। जैसे वो वीडियो गेम खेल रहा है सपोज, तो वो बोल रहा है अपने आप को कि मैं इसको अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा। ठीक है। है ना। या कोई भी बिहेवियर मैं अपने अंदर आने नहीं दूंगा। वो किसी गलत इंसान के साथ रह रहा है तो वो सोच रहा है कि यार ये आदतें मैं नहीं सीखूंगा। होता है ना, लोग सोचते हैं। पर वो जो बात मैंने आपको बताई थी वो यहाँ वापस एप्लीकेबल है कि ये तो वो कॉन्शियसली सोच रहा है। और जो सबकॉन्शियस है वो। जबकि आप उसके साथ बॉन्ड बनाओगे या आप वहां से कुछ सीखोगे या वो जी। फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, वो सबकॉन्शियसली होगा, तो आपसे पूछ कर नहीं होगा। एक्चुअली। ठीक है। तो वो सबकॉन्शियसली वो सारी चीजें हमें आती है। तो जब हम पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, जब हम उस चीज को देख रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो मैं अपने फन के लिए देख रहा हूँ, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे यही सब मिले, ऐसा ही मिले। ठीक ऐसा है। नहीं है। पर सबकॉन्शियसली तो आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो रही ना। हाँ जी। तो वो इंसान को जब वैसे लोग नहीं मिल पाते, या फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, जी। एक होता है हेडोनिक पैराडाइम। ओके। हेडोनिक पैराडाइम यानी कि कोई भी चीज, आप किसी भी चीज की आपकी डिजायर है। ठीक है। सपोज मुझे आईफोन खरीदना है, जी। ये मेरी डिजायर है। जी। या मुझे कोई कार खरीदनी है, ये जी। मेरी डिजायर है। तो डिजायर के बाद क्या आएगा? एफर्ट आएगा। ठीक है। मैं खूब आप मेहनत उसे करूंगा फुलफिल उस चीज कैसे को कर। लाने के लिए। एफर्ट के बाद क्या करूंगा? उस चीज को मैं ऑब्टेन करूंगा, वो चीज मुझे मैं पालूंगा, मैं पाल। वो मुझे मिल जाएगी। उसके बाद मैं उसको एंजॉय करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं उसको अडेप्ट करूंगा। ठीक है। अडेप्ट यानी कि वो मेरा न्यू नॉर्मल हो जाएगा। ओके। इसलिए नया फोन जो है, या नई तो गर्लफ्रेंड है, या नई कार है, या कुछ भी है, तो उसका उसके बस। लिए ज्यादा कंसर्न आप शुरू में ही होते हैं। हाँ, उसके बाद तो खूब वो। कपड़ा मार रहे हैं, खूब साफ कर रहे हैं, खूब ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद तो आप रफली यूज कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। वो फोन को ऐसे ही फेंक दे रहे हो, उस कार को स्क्रैच भी आ गया तो टेंशन नहीं है। यानी कि वो न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो न्यू नॉर्मल जैसे ही वो बना, जी। वापस से आपकी डिजायर क्या बन जाएगी? अब उससे अच्छा फोन, वो सच। उससे अच्छी कार। ठीक तो ये लूप ना हमेशा चलता रहता है। है। ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहता है। तो वैसे ही जब इंसान पॉर्न कंज्यूम करता है, जी। तो वो अगर रेगुलरली देख रहा है, तो आज जो चीज वो बार बार देख रहा है, तो उसका ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है।
पर अगर आपने 20 बार एक ही चीज देख ली तो अब आपका ब्रेन वैसा स्टिमुलेट नहीं होगा, न्यू नॉर्मल। हाँ, अभी आपकी डिजायर क्या है कि मैं दूसरी कैटेगरी का पॉन देखूं, अब कुछ और देखो। कुछ अलग वैरायटी देखो, तो वो पॉन की ऐसी कोई वैरायटी नहीं जो उसको छोड़ नहीं रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए उसको वैरायटीज दे रहा है, ठीक है, ताकि उसका ब्रेन उसी लेवल का हाई एक्सपीरियंस करे। वो जो इंजॉयमेंट है हाँ, वो क्योंकि चीज अब फील, वो ना एकदम नॉर्मल वाला पॉन देखकर वो फन नहीं आ रहा है। फन नहीं आ रहा, अब कुछ क्रेजी सा देखना है। वो क्रेजी चीज देखने के लिए वो अपना एक्सटेंड आप बढ़ा कुछ देता नया देखोगे और वो देख रहे हो तो ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है। है। ठीक तो सबकॉन्शियसली आप अपने ब्रेन के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो उधर। है, ओके, अब जब आप प्राइवेट स्पेस में अपनी बंदी के साथ हैं और वहां पर आप उससे इंटीमेट होना चाहते हैं या आप इंटरकोर्स के लिए जाना चाहते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ईडी वाली प्रॉब्लम में फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्टिमुलेटेड नहीं फील कर रहा, स्टिमुलेटेड, क्योंकि वो जो विजुअल है वो विजुअल मेरे लिए बहुत ही आम आम विजुअल है, चीज, जिसको देखकर अब मेरे ब्रेन ने स्टिमुलेट होना भी बंद कर दिया है। हाँ, तो वो इंसान को क्या लगेगा कि मुझे ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है क्रिएट साइकोलॉजिकली कर, अपने स्टैंडर्ड्स को वैसा सेट करके। तो जरूरत से ज्यादा मास्टरबेट करना, जरूरत से ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करना, जी, ये लोगों की सेक्सुअल हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। तो पर ओके, अगेन, ये टेम्पटेशन से रिलेटेड है। एक्चुअली, टेम्पटेशन से रिलेटेड है तो आप देखिए कि जो व्यक्ति मैरिड है वो भी मास्टरबेट कर रहा हाँ, है। ठीक है, वो तो सेक्स कर सकता है जी, बट वो नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि सेक्स करने में उसको वो मजा नहीं आ रहा है जो मास्टरबेशन में आ रहा है, क्योंकि मास्टरबेशन में वो उन विजुअल्स को अपने दिमाग में सोच रहा है जिसको वो पॉर्न में देखा करता है। जिसको पॉर्न कर, तो उसके ब्रेन को वो स्टिमुलेशन दे पा रहा है, बिल्कुल, बट एक्चुअल सेक्स में वो स्टिमुलेशन नहीं आ रहा है। वो चीज़ों से मजा नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों के लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बट वही है, एजुकेशन का पार्ट है। इसलिए कपल एजुकेशन में ना हम ये सब कवर करते हैं, ये सब ओके, सिखाते हैं लोगों को कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, सर और उन कहाँ लोगों के कहाँ हम खुद को रिएक्शंस क्या बेवकूफ होता है? बनाएंगे ये बोलकर कि यार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मेरे साथ। क्योंकि कॉन्शियसली आप ऐसा सोचेंगे बट ऐसा होगा नहीं। होगा, सर जब आप कपल्स को ये सारी चीजें बताते हैं, कितने स्मॉल माइनर लूप होल्स हैं जिनके कारण आपके बीच में डिफरेंसेस आ रहा है, उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि मैं खुद अभी जैसे ये आंसर्स को सुन रहा हूँ, तो मैं खुद एक पल को शॉक हो रहा हूँ, यार ये इतनी छोटी सी बात है, इसका ये सॉल्यूशन है। उन लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं? यार हमको जो हम बूट कैंप्स रन कर रहे हैं जी, कपल्स के लिए, ठीक है, उन बूट कैंप्स का बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स है, लोगों को ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, लोग और लोगों को रिकमेंड भी कर रहे हैं कि जाइए उस बूट कैंप को कीजिए। जी, क्योंकि कपल एजुकेशन में हम इंटीमेसी, पैशन, इन सब चीज़ों को तो सिखा ही रहे हैं ठीक है, कि इसको कैसे मेंटेन रखना है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशन भी दे रहे हैं ओके, कि आपकी जिंदगी के अप एंड डाउन आप कैसे मैनेज करोगे। जी, हम पेरेंटिंग तक का ज्ञान उनको दे रहे हैं ओके, कि जब पेरेंटिंग वाला फेज आएगा ना, जब वो हाँ जी, प्रेग्नेंट होगी, वहां से लगाकर जब बच्चा 2 3 4 साल का होगा, तो उस बीच आपके रिलेशनशिप में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे जो नॉर्मल है। तब भी आता और है। हाँ, क्यों नहीं आते, बिल्कुल आते मैंने ये चीज सुनी है कि पेरेंटिंग के बाद में तो कपल और मैच्योर हो जाता है। हैं। हमारे इंडिया की परेशानी रही है कि ये झगड़ बहुत रहे हैं तो इनकी शादी करवा दो ये सही हो जाएंगे, हाँ, शादी के बाद भी झगड़ रहे हैं तो इनको बच्चा पैदा करवा दो अब सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, समय, सो डिफरेंसेस किसी भी फेज में आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकता है। सिर्फ ये होता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो उसके 8वें 9वें महीने में है, तो वो ज्यादा फोकस्ड अपनी चीजों पर है कि मैं अपना ख्याल रखूं, मैं धीरे से उठूं, धीरे से बैठूं, मैं क्या खा रही हूँ क्या पी रही हूँ, उसका फोकस चेंज हो जाए। फिर उसने बच्चा डिलीवर किया है तो अगले 2 4 5 6 महीने वो फालतू चीजें ना सोचकर उस बच्चे में इंगेज बच्चे रहे, का इंग्लिश, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आपने, अगर आपकी आंखें कमजोर है तो आपने एक ग्लास सामने लगा लिया ठीक है, जिससे जो चीज मुझे धुंधली दिख रही है वो ठीक से दिखाई दे। जी, ये ग्लास लगाने से एक व्यवस्था आपको मिल गई है। जी, आंख सही नहीं हो रही है, आंख सही करने के लिए तो वाइटिंग में नहीं आना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो ये वैसे ही है कि बस वो पेरेंटिंग वाला जो एक फेज होता है ना, वो एक ऐसी व्यवस्था है कि इस बीच ना ये लड़ना झगड़ना इनका कम हो जाएगा, ठीक, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ओके, वो जैसे ही ग्लास गया वैसे ही धुंधला दिखेगा वापस, वैसे धुंधला, जैसे ही वो फेज गया वापस वहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो आपको फैमिली प्लान करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, एक्सपर्ट ओके, हेल्प लेनी चाहिए, थोड़े समझदार लोगों से डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके। एक चीज और है, टीनेजर्स की अभी हम बात कर रहे थे। टीनेजर्स का देखा गया है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत कम कनेक्ट कर पाते हैं, और उसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी से या तो कनेक्टेड हो जाते हैं या बाहर फ्रेंड्स से कनेक्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स से वो अपनी ना तो बात शेयर कर पाते हैं, या वही सोचते हैं कि यार उन्हें क्यों बताना। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। जो मेरी मम्मी है वो अपनी नानी को सारी चीज़ें बताती थी कि ये चीज़ हो, ये चीज़। आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर मुझे कोई काम शुरू करना है तो मैं मम्मी ये सोचूंगा कि यार मम्मी को क्यों बताना है, एक बार कर लेता हूँ फिर बता दूंगा।
ये गैप क्यों आ रहा है और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? यार मुझे लगता है कि जनरेशन गैप वाली बात जो है ना, आजकल का बच्चा 7th 8th स्टैंडर्ड से करने लगता है। उसको 7th 8th स्टैंडर्ड से ये लग रहा है यार मेरे पापा थोड़ी समझेंगे इस बात को, यार मैं अपनी मम्मी को क्या ही बताऊं। क्योंकि वो एक गैप बहुत ज्यादा फील कर रहा है। जी। कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पेरेंटिंग का भी इश्यूज है, जिसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक कई सारे लोग बच्चों को हमेशा एक आइडियल बच्चा चाहते हैं घर में। है। तो वो चाहते हैं कि एक सॉफ्ट टच मैं देता रहूं उसको, किसी तरह आइडियलिज्म की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है। तो उस सॉफ्ट टच के चक्कर में वो एक डिसिप्लिन तो क्रिएट करना चाहता है, बट वो बच्चा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है ना? ठीक है। वो गलतियां भी करना चाहता है। वो उसको ऐसा है कि मैं नहीं हूँ अच्छा इस चीज में, तो नहीं हूँ अच्छा, मुझे जबरदस्ती ना मैं बनाओ, जबरदस्ती मुझे बनता हूँ। नहीं जाना है तो नहीं जाना, आप मुझे जबरदस्ती ना भेजो। ठीक है। तो पेरेंट्स कई बार अननोइंगली ये चीजें कर देते हैं। ठीक है। पेरेंट्स का एक ही एक्सक्यूज होता है हमेशा, उनको ऐसा लगता है कि हम किसके अच्छे के लिए कर रहे हैं, ओके। तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। जी। यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको आपकी जिंदगी का कोई भी रिवॉर्ड जी। या कोई भी दुख अगर इधर ही खड़ा हुआ है ना, जस्ट इसी मोमेंट पे, हम्म, तो आपको वो जरूर फील होगा। यानी कि अगर अभी आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, जी। आपको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और आज की डेडलाइन दी हुई है, जी। तो आप भयंकर पैनिक हो जाएंगे उस 1 लाख रुपए के लिए कि मैं कैसे इसको दूं। ठीक है, तो अभी अगर कोई कह देगा कि चल मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा बट मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा तुझसे, तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे अभी। बिल्कुल। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इसको कहाँ से लाके दूंगा और कैसे मैनेज कैसे होगा, मैनेज करूँ? कैसे अफोर्ड करूंगा इतना ब्याज, है ना? आप ले लोगे बस। यानी कि इस पॉइंट पर आपने क्या सोचा कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए बस। पर जो प्रॉब्लम 1 महीने बाद के लिए आपने यहाँ से खरीदी है, हाँ। उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। नहीं सोच रहे। इसका क्या मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप थोड़ा डिस्टेंस पर रख दीजिए तो प्रॉब्लम छोटा दिखने लगता है। सेम प्रॉब्लम, ठीक है। वही प्रॉब्लम जो उधर जाके रुला देने वाला है, ठीक है। वो भी छोटा दिख रहा है। वैसे ही कोई भी रिवॉर्ड जो है, जी। अगर वो अभी मिल रहा है तो बड़ा है। यानी कि जैसे कि खाना है, कुछ बर्गर रखा है, उसको खाना है ना? तो वो रिवॉर्ड कितना बड़ा है कि यार मजा आ जाएगा, मजा आ जाए। है ना? तो इंसान को पता है कि यार मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मुझे ओवर ईटिंग नहीं करना, बट फिर भी खा लेगा। बट उसी रिवॉर्ड को आप ऐसे 8 साल बाद रख दो, किसी बच्चे को बोलो कि तू खूब पढ़ाई लिखाई कर, मेहनत कर, तो तू डॉक्टर बन जाएगा 8 साल बाद। ठीक है। वो 8 साल बाद वाली चीज आज मोटिवेट नहीं कर सकती। बिल्कुल। आज की मोटिवेशन के लिए अभी कुछ बताओ क्या करूँ। इंस्टेंट चीज जो होती है। इंस्टेंट अभी आप बोल दोगे उसको किधर चॉकलेट मिलेगी, हाँ। वो पहले करके होमवर्क करो, करके दिखा वो देगा। इमीडिएट कर देगा। उस बच्चे को आप बोल दो कि तू पायलट बना देंगे तुझे, हम्म, तू होमवर्क कर। वो नहीं करेगा। पेरेंटिंग में छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि बच्चे और पेरेंट के बीच में ना एक गैप आ जाता है ना? तो वो गैप की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी सोशल कैपिटल नहीं है, जी। और वो सोशल कैपिटल वो बाहर बिल्ड कर लेता है, ठीक और वो गैप रह जाता है जिसमें पेरेंट्स ज्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल है। है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू अगेन। आज की ये पॉडकास्ट अभी तक का मेरे लिए बहुत अलग तरीके का रहा, क्योंकि इसने ना इन डेप्थ मेरी कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे दिया है। उसके अलावा आज का पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत खास रहा होगा, क्योंकि इतना ओपनली अभी तक किसी ने आके नहीं बोला, या बोला है तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। लेकिन अगेन थैंक यू फॉर चूजिंग सच अ ग्रेट प्रोफेशन आउट ऑफ अदर्स, क्योंकि इस तरीके की चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। सो यू आर रियली ब्लेस्ड। एंड ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड। हमारा कुछ नहीं है यार, इट जस्ट आई एम जस्ट अ मीडियम आई थिंक। ओके। एंड ईश्वर अगर आपसे कुछ करवाना चाहता है तो वो आपको जी। कुछ बना देगा, ठीक है। ताकि आप वो बन जाओ और आप उन लोगों को हेल्प कर दो जो जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है, बट यू ठीक है। डोंट डू एनीथिंग, वो हम ईश्वर करते हैं सब। एंड सेकेंड पार्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपके साथ, लेकिन वो हमारे स्टूडियो में। वेन एवर यू कम टू डेली प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि डेफिनेटली। हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। सो अगेन थैंक यू। मोस्ट वेलकम है मुदित, बहुत मजा आया बात करके।